हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने जाना था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा। इस लेमा में इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा जो है ये एक रूल है जो, जैसा कि हम डिविजिबिलिटी रूल को जानते हैं, उसी के बेस पे ये रूल है। जैसे इस रूल में बोला जाता है इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा states that a given two integers a and b there exists a unique pair of integers। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, हम मान लेते हैं Q एंड R सच दैट क्या होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा जैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम उसी तरीके से तो यहाँ पे ए और बी जो है इसको हम डिविडेंड और डिवाइज़र के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्यू आर है इसको क्वोशेंट और रिमाइंडर के तौर पर। तो ये हमारा हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ पर ए हमारा डिविडेंड होगा, और बी हमारा होगा डिवाइज़र। डिविडेंड का मतलब जो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइज़र का मतलब जो डिवाइड कर रहा है, जिसे डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो 15 होता है वो डिविडेंड कहलाता है, और जो 3 है वो हमारा डिवाइज़र है। वैसे ही यहाँ पे जो Q है ये आपका हो जाएगा क्वोशेंट, और R हो जाएगा रिमाइंडर। तो इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा यही कहता है कि किसी भी दो इंटीजर ए बी के लिए एक अलग यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर, कुछ इस तरीके से जो डिविजिबिलिटी रूल को। तो इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा ये कहता है कि किसी भी दो इंटीजर पेयर ए और बी के लिए कोई यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर ही एग्जिस्ट करेंगे, जैसे क्यू और आर, जो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं, जहाँ पे ए आपका डिविडेंड होगा, बी आपका डिवाइज़र होगा, क्यू आपका क्वोशेंट होगा, और आर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो लेमा है ये आपका इक्विवेलेंट है इट इज इक्विवेलेंट टू, किसके माना जाता है, सेम वही जो रूल है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके तो ये दो पॉइंट हमें बस इसमें ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ए और बी है ये आपके पेयर है डिविडेंड और डिवाइज़र के, और जो क्यू और आर है ये आपके पेयर हैं क्वोशेंट और रिमाइंडर के। और जितने भी यहाँ पे हम
पेयर लेंगे वो सब किसी ना किसी इंटीजर्स के होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम। इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब जो इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम है, ये एक मेथड है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी दो नंबर का HCF फाइंड करने का। HCF का थोड़ा सा कॉमन इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले। HCF जो होता है वो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे मतलब बड़े से बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, और कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, दोनों का वो फैक्टर होना चाहिए, और फैक्टर मतलब उनका जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ 9 एंड 12। अगर इन तीनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो वो आता है आपका 3, यानी कि 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा, और यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इसीलिए 3 इसका HCF हो जाएगा। तो इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है, इस मेथड को हम लोग दो नंबर के HCF को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा में हमने जाना कि इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी दो इंटीजर के HCF को फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, मान लेते हैं कि वो दो इंटीजर A एंड B हैं। लेट टू इंटीजर्स B A एंड B वेयर, कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो A है वो B से बड़ा होना चाहिए, वेयर, या दोनों में से कोई भी एक बड़ा होना चाहिए, वेयर A इज़ ग्रेटर देन B, ये कंडीशन है। फिर उसके बाद जब हम लोग इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा को अप्लाई करते हैं तो हम लोग फाइंड करते हैं दो इंटीजर्स Q और R। Q जो है वो हमारा कोशेंट हो जाता है और R जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो उसके लिए लिखते हैं वी अप्लाई इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा। टू फाइंड करने के लिए टू इंटीजर्स जो क्या हो जाएंगे Q एंड R। इन दोनों को फाइंड करने के लिए, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स लेते हैं Q और R, जहाँ पे Q आपका कोशेंट है, R आपका रिमाइंडर है, सच दैट क्या हो जाएगा, A बराबर B इंटू Q प्लस R, जहाँ पर एंड जो R है वो आपका B से छोटा होना चाहिए। B मतलब B आपका कोशेंट है, क्योंकि रिमाइंडर जो आएगा वो उससे छोटा ही रहेगा, और ये जो R है ये या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से। ये कंडीशन है। अब इसके एक दो कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर R 0 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, इफ़ R इज़ इक्वल टू 0, अगर R हम 0 कर लेते हैं तो देखिए, अगर R 0 हो जाता है तो जो हमारा HCF हो जाता है
वो बी ही बन जाता है, क्योंकि हम तब तक डिवाइड करते हैं बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से जब तक रिमाइंडर हमारा ज़ीरो ना हो जाए। तो रिमाइंडर जैसे ही हमारा ज़ीरो होगा, यानी आर की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो होगी, तो जो हमारा HCF हो जाएगा वो बी निकल के आ जाएगा, यानी जो क्वोशेंट रहेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इज़ बी अगर R ज़ीरो हो जाता है तब। इसके अलावा हम इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे बी पे, यानी कि डिवाइज़र पे, एंड आर रिमाइंडर पे, ताकि हमें एक दूसरा पेयर मिल जाए क्वोशेंट और रिमाइंडर का। अगर आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि अगर आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो जाता है, तो जो HCF है वो हमारा डिवाइज़र ही हो जाएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। फिर अगर आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आता है, तो फिर हम फिर से इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा लगाते हैं डिवाइज़र पर और रिमाइंडर से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हमें ज़ीरो ऑब्टेंड नहीं हो जाए। जैसे ही ज़ीरो ऑब्टेंड हो जाता है हमें हमारा HCF ऑब्टेंड हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि वी अप्लाई इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा टू बी, यानी कि हम जो डिवाइज़र है उस पर इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा लगाएंगे और आर पे, इन दोनों पे लगाएंगे ताकि हमें एक दूसरा पेयर मिले क्वोशेंट और रिमाइंडर का। टू गेट another pair of quotient and remainder। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार इसको फिर से रिवाइज कराते हैं। इक्विवेलेंस डिवीज़न एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया कि इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी दो पेयर ऑफ इंटीजर्स के HCF निकालने के लिए। HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट हो, उसे हम HCF बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था 9 और 12 दो नंबर हैं, इन दोनों का जो HCF हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। उसके बाद इस डिवीज़न एल्गोरिथम में हमने देखा कि दो इंटीजर्स होते हैं हमारे A और B, जहाँ पे A जो होता है वो B से बड़ा होता है। फिर उसके बाद इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा को हम अप्लाई करते हैं इन दोनों इंटीजर्स पे और हमें दो पेयर ऑफ इंटीजर्स प्राप्त होते हैं Q और R, जो इस फॉर्म में होते हैं A = B × Q + R, जहाँ A आपका डिविडेंट है, B आपका डिवाइज़र है, Q आपका क्वोशेंट है और R आपका रिमाइंडर है। अगर R की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, R यानी कि रिमाइंडर अगर आपका ज़ीरो हो जाता है, तो HCF जो हो जाता है वो अपने आप B बन के आ जाता है। B मतलब आपका डिवाइज़र। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि R की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है, तो फिर हम अगेन इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा लगाते हैं B और R पर, यानी कि डिवाइज़र पे और रिमाइंडर पे, ताकि हमें एक दूसरा पेयर ऑफ क्वोशेंट और रिमाइंडर प्राप्त हो। तो इक्विवेलेंस डिवीज़न लेमा के थ्रू हम इक्विवेलेंस डिवीज़न एल्गोरिथम में दो नंबर के HCF इसी तरह फाइंड करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग जानेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर का वो यूनिक होता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है।
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को आप सिंपल भाषा में समझिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी नेचुरल नंबर को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जिसमें उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स के क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, यानी आपस में वो मल्टीप्लाई होंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो उस नंबर के बराबर आएगा। तो उसमें लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन is the method of expressing a natural number। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है नेचुरल नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए नाम में ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर्स वाला फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर के फैक्टर होने चाहिए, इसीलिए जो प्रोडक्ट होंगे वो प्राइम नंबर्स के होंगे। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 36। तो 36 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे बचपन में हमने पढ़ा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, अब मैं इधर बगल में करके दिखा देता हूँ। 36 जैसे है तो इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम लोग करते थे। जैसे 2 से ये जाएगा आपका 18 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। ये तो पता ही है, जब तक हम इसको तब तक करते हैं जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 36 का, वो इन सारे नंबर का मल्टीपल हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3 ये सब क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 36 का। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर का वो यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब है अपना खुद का होता है, अलग होता है सबसे। जैसे 36 का ये है तो अगर मैं किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन देखूंगा तो वो इसकी तरह नहीं आएगा, वो कुछ डिफरेंट आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पे 36 लिया है, इसी को देखते हैं। 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया था हमने, तो हमें मिला था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो 2 है वो 2 टाइम्स है और जो 3 है वो भी 2 टाइम्स है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कुछ प्राइम फैक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे जो प्रोडक्ट में होंगे, यानी आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे 2 2s होंगे और 2 3s होंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसीलिए हम जो फैक्टर्स के अरेंजमेंट हैं उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब इसी मेथड से हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, यानी कि एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, क्या मेथड है उसका। तो लिखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम।
आई होप अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे जो भी चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। एकदम डीपली लेके मैं चल रहा हूँ इस टॉपिक को, और ऐसे ही जितने भी टॉपिक आएंगे, आने वाले जितने भी टॉपिक रहेंगे सबको मैं डीपली पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। और हाँ, ये नोट्स के बाद, ये नोट्स जो आपके चल रहे हैं, एक एक कंसेप्ट के बाद आपका हम एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर का, जिससे आपका और बढ़िया तैयारी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं 36 और एक ले लेते हैं 56 ले लेते हैं। 36 और 56 ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर 36 एंड 56। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा, अभी जो हमने करके देखा था, 2 × 2 × 3 × 3। वैसे ही जब हम 56 का करते हैं, 56 का करते हैं तो इसका आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 टाइम्स, फिर 2 से 14 टाइम्स, फिर 2 से 7 टाइम्स और फिर 7 से 1 टाइम्स। ये हो जाएगा 56 का। तो एलसीएम फाइंड करने का जो तरीका है इस मेथड से, वो आपका क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं। तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला 2 और ये वाला 2, ये हमें दो कॉमन फैक्टर मिल गए 2 × 2 के। फिर उसके बाद अनकॉमन फैक्टर जो हैं उन्हें देखना है। तो जो अनकॉमन फैक्टर हैं वो हमारे 3 × 3 हैं और 2 × 7 है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हम सारे कॉमन और अनकॉमन फैक्टर सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, यानी सबका प्रोडक्ट देखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 36 एंड 56, ये आपका हो जाएगा। जो कॉमन है, कॉमन में हमारा क्या था, कॉमन में हमारा हो जाएगा 2 × 2 और अनकॉमन में हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है, सबसे पहले 3 × 3 और फिर हो जाएगा 2 × 7। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 7। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, और ये 36 2 टाइम्स हो जाएगा 72, और 72 7 टाइम्स हो जाएगा 504। तो ये जो 504 है यही हमारा 36 और 56 का एलसीएम बन करके आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम एचसीएफ भी निकालेंगे, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है वो अभी हम देखते हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। तो बच्चों, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो कॉमन रहता है वो फैक्टर ले लेते हैं। और जो दूसरा मेथड अभी हमने जाना था वो था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम दोनों मेथड को देखेंगे ताकि दोनों क्लियर रहे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे HCF कैन बी फाउंड, HCF कैन बी फाउंड यूजिंग टू मेथड्स, यानी दो मेथड का यूज़ करके हम HCF को निकाल सकते हैं।
मेथड कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा हो गया आपका इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम। इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये दोनों मेथड का यूज़ करके हम किसी भी नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे पहले देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम दो नंबर, जैसे कि आपका हो गया, एक ले लेते हैं 20 और एक ले लेते हैं 24। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 24 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जब हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से कर देंगे 1 टाइम्स। वैसे ही 24 का देखा जाए तो 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 टाइम्स। ये आपका 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि जो फैक्टर हमारे कॉमन होते हैं, जो फैक्टर हमारे कॉमन होते हैं वही हमें उस नंबर का एचसीएफ प्रोवाइड करते हैं, वही एचसीएफ होते हैं, वही एचसीएफ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन दोनों नंबर में यानी कि 20 और 24 में जो ये फैक्टर्स हैं यही हमारे कॉमन हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24 इज 2 इंटू 2, तो ये आपका 4 हो जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरीके से नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करते हैं। और जो दूसरा मेथड है इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसको अब देखते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम को पीछे भी मैंने पढ़ाया, तो इसको हमने देखा था कि ये जो होता है ये रिपीटेड मेथड होता है इक्विलेट्स डिवीजन लेमा का। यानी इसे बार बार रिपीट किया जाता है, तब तक रिपीट किया जाता है जब तक हमें रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो ना मिल जाए। और जैसे ही हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है तो उस समय जो हमारा डिवाइज़र रहता है वही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दो नंबर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर दो नंबर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 18 और एक हो गया 30। ये दो नंबर है। तो सबसे पहले इस मेथड के थ्रू हमें देखना होगा कि जो हमारा बड़ा नंबर है वो कौन है। तो यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर 30 है और छोटा नंबर 18 है। तो हमेशा हमें छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो जब हम 30 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम्स में 18 आएगा और 12 रिमाइंडर बन के आ जाएगा। फिर हमें देखना है कि जो 12 है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा है कि बड़ा है। जैसे ही 12 हमारा छोटा आता है, वैसे ये कॉमन बात है कि जब भी हम किसी डिवाइज़र से किसी भी डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर निकल के आता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है। तो इस रिमाइंडर से हमें क्या करना है, इस डिवाइज़र को फिर फर्दर डिवाइड करना है। तो ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा 12, फिर 6 बच जाएगा। फिर उसके बाद इस 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे।
ये आपका 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पे अब 0 हो चुका है, यानी 0 के बराबर आ चुका है। तो इस पॉइंट पे जो हमारा डिवाइज़र होगा 6, वही हमारा बन के हो जाएगा HCF। तो बात करेंगे HCF की। HCF of 18 and 30 is 6। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जैसे हमने एलसीएम सीखा, एचसीएफ सीखा निकालना, वैसे ही बात करते हैं 2 नंबर की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 2 नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये आपका बराबर होगा किसके? एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कि जैसे कि 2 नंबर लिए गए ए और बी, तो जो ए और बी का प्रोडक्ट होगा यानी ए इंटू बी जो होगा वो उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी, पहला हो गया आपका 36 और दूसरा हो गया 56। 36 और 56, तो हम जानते हैं कि 36 जो है इसका 36 और 56 का जो HCF निकल करके आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि 4 से ये दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम जो निकल के आता है, अभी पीछे हमने किया था, तो वो आता है 504। तो जब हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं 36 इंटू 56, तो वो हमारा इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर आता है, यानी कि 4 हो गया HCF और LCM हो गया 504, इसके बराबर आता है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। लेकिन ये जो रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल, ये हमेशा सिर्फ 2 नंबर के लिए ही ट्रू होगा। यानी जब यहाँ पे 2 नंबर से ज़्यादा की संख्या हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम हमेशा 2 नंबर के लिए ही, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि जो HCF LCM हमने भी पढ़ा है, इसका एप्लीकेशंस यानी कि यूज़ हम लोगों को हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई जगह यूज़ पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कई सारी बेल एक साथ रिंग हो रही हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से, तो एक साथ कवरिंग होगी, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद मान लीजिए कोई 2 एथलीट हैं, वो किसी पार्क का चक्कर लगा रहे हैं और वो अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो दोनों आपस में मीट होंगे। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो जिससे हम क्या करते हैं, HCF और LCM का यूज़ करते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिख लेता हूँ कि कॉमन रिंगिंग ऑफ
कॉमन रिंगिंग ऑफ बेल्स, जो आपकी रिंग होंगी, दैट रिंग विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एक ये हो गया कि कॉमन रिंगिंग कब होगी, एक साथ कब बजेंगे वो बेल्स जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बज रहे हैं। और एक और लिख देता हूँ एथलीट वाला, द टाइम एट विच two persons are running at डिफरेंट स्पीड्स, है ना, जो अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं वो कब मिलेंगे, है ना, स्पीड्स मीट। ऐसे ही कई सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के हेल्प से। इसके बाद कुछ नंबर थ्योरी की बात की जाएगी। नंबर थ्योरी, ये जो नंबर थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे प्रूव करिए √2, √3, √5, √7, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, इसको प्रूव करिए। तो इसके प्रूफ में इस नंबर थ्योरी का हम यूज़ करेंगे। तो इस नंबर थ्योरी को अच्छे से समझना है आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना हो कोई भी आगे जाके। ठीक है, तो नंबर थ्योरी की बात करते हैं। नंबर थ्योरी में जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर p है। अगर वो p किसी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि कोई नंबर p है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मैं आपको भी बता देता हूँ। तो जैसे एजम्पशन किया था हमने वैसा ही लिखते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है, इफ अ नंबर p, कोई नंबर p है वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स a स्क्वायर। मान लीजिए ये जो p है वो इस a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो पक्का देन p divides a also, then p divides a also, यानी कि ये p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए 3 जो है, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को, यानी कि 36 को, दैट इज 36। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, which implies 3 divides 6, है ना। अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि जो सम और डिफरेंस होता है रेशनल का और इरेशनल नंबर का, यानी कि अगर हम रेशनल में इरेशनल को जोड़ते हैं या फिर इरेशनल को घटाते हैं, है ना, यानी कि डिफरेंस या फिर सम, दोनों में से कुछ भी रहे, वो हमेशा रिजल्ट हमें क्या देगा, इरेशनल, हमेशा। यानी कि द सम और डिफरेंस of a rational and an irrational, है ना,
रेशनल और इरेशनल का जो सम और डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और पॉइंट देखते हैं। तो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, यानी कि जो सम होगा और जो डिफरेंस होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे कि द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट एंड, द प्रोडक्ट एंड कोशेंट, कोशेंट of a non-zero, of a non-zero rational and irrational, irrational, rational and irrational number is irrational, यानी कि किसी भी नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी उन लोग का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका रिजल्ट या कोशेंट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ऐसे ही एक लास्ट बात करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई नंबर है p, तो अगर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट अंडर p इज इरेशनल। अगर ये इफ रूट p इज इरेशनल, अगर रूट p इरेशनल है आपका, तो इसकी कंडीशन क्या होगी। अच्छा, रूट p इरेशनल तब होता है जब व्हेन p इज अ प्राइम, जब आपका क्या हो, p क्या हो, प्राइम हो। प्राइम कहने का मतलब जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7, 7 इज अ प्राइम, 7 एक प्राइम है। तो जब ये रूट अंडर जाएगा एंड रूट 7, ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, इज इरेशनल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसे हम कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूफ करते हैं। तो जो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन होता है, तो कंट्राडिक्शन का जो मेथड है उसे मैं अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से, ताकि आप इसे आराम से कर सकें। इसी बेस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। अब देखिए जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने ट्रू मानी है, यानी कि सही मानी है, सच मानी है, वो सही है कि गलत है। तो इसमें दो दो स्टेप रहते हैं। सबसे पहले हम किसी स्टेटमेंट को सही मानते हैं और उसके बाद खुद ही उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट कर देते हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है उसे गलत साबित कर देते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो चीज़ हमने ट्रू मानी थी वो ट्रू नहीं, पहले से ही फॉल्स है। जैसे कि बात कर लेते हैं, पहले इसमें कुछ लिख देते हैं। इन दिस मेथड, in this method of contradiction, to check whether a statement, whether a statement is true, is true,
यही चेक करना रहता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि नहीं। तो दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहले हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है यानी सही है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसी को क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। वी अराइव एट सम रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं जो कंट्राडिक्ट कर देता है, विच कंट्राडिक्ट आवर assumption। thereby proving the contrary। तो यही दो स्टेप हैं जिसके थ्रू हम अपने स्टेटमेंट को पहले ट्रू मानते हैं, फिर उसको कंट्राडिक्ट करते हैं किसी स्टेज पे पहुंच के, स्टेप पे पहुंच के। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ऐसे ही एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे आ रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मान लेते हैं √7। तो प्रूफ दैट √7 इज इर्रेशनल, यानी कि प्रूफ करिए कि जो √7 है वो आपका इरेशनल है। तो √7 इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के मेथड से ही जाएंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, यानी कि मानेंगे कि जो हमारा √7 है वो एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या है? एजम्पशन कि जो √7 है, √7 इज रेशनल। जो √7 है वो रेशनल है। तो जब √7 रेशनल होगा तो ये पक्का p/q के फॉर्म में होगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा √7 इज इक्वल टू p/q। अब √7 p/q के बाद अच्छा, जो p और q होंगे वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे को प्राइम इंटीजर्स होंगे। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। कंडीशन ये है, जो ये नीचे वाली वैल्यू है q, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। ये फिर उसके बाद अगला स्टेप है, हम स्क्वायरिंग करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर p/q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 7 हो जाएगा और ये p²/q²। फिर q² इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7q² इज इक्वल टू p²। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो 7 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 7 जो है वो p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो 7 है वो p² को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो 7 है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस 7 डिवाइड्स
p, यानी कि 7 जो है वो p को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू जिस p की वैल्यू जो होगी वो 7 के मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन देयर exists a number उस नंबर का नाम दे देते हैं c, such that जो p की वैल्यू है वो 7c के बराबर हो जाएगी। p की वैल्यू 7c के बराबर हो जाएगी। देन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 49c², यानी कि आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 49c²। इसको स्क्वायरिंग करने पर ऑन स्क्वायरिंग p इक्वल टू 7c वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 49c²। हेंस hence 7q² is equal to 49c², क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, उसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 7q² इक्वल टू 49c²। उसके बाद इसकी वैल्यू जो निकल कर आ जाती है वो आपकी आ जाती है q² इज इक्वल टू 7c²। तो q² इज इक्वल टू 7c² मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो ये 7 है ये इस q² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 7 है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस 7 डिवाइड्स q। जो 7 है वो q को डिवाइड करेगा। तो पीछे जो है 7 वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 7 यहाँ q को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए लिख देंगे सिंस 7 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर p एंड q। सिंस 7 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ, दोनों के लिए, फॉर बोथ p एंड q। अब अगर ये दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है तो ये हमारे कंडीशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो लिख देंगे इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, जो हमने माना था। आवर एजम्पशन क्या माना था हमने, दैट p एंड q, यानी जो p और q थे वो हमारे को प्राइम इंटीजर्स थे, आर को प्राइम इंटीजर्स। इसीलिए हमारा जो एजम्पशन था वो गलत साबित हुआ। इसलिए जो √7 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लिख देते हैं हेंस आवर इनिशियल, यानी जो शुरुआती में हमने एजम्पशन लिया था, इनिशियल एजम्पशन दैट √7 इज रेशनल, इज रॉन्ग, गलत साबित हो गया। देयरफॉर √7 इज इरेशनल। तो इसी तरह से बच्चों आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे √7, √3, √5, √4, अरे √4 नहीं, √2, इन सबको प्रूव करने के लिए, तो इन सबको आप इसी मेथड से प्रूव करेंगे, सेम इसी तरीके से। और ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है
वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल एक्सटेंशन है इसके रेशनल नंबर के, डेसिमल एक्सपेंशंस है। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए बहुत आसान है, इसमें दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, जो चीज़ कोई चीज़ टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये चीज़ टर्मिनेट हो गई है। तो वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वो डेसिमल क्या जो टर्मिनेट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल तो लिख देंगे इट, या फिर लिखेंगे द डेसिमल्स द decimals that end at a the decimal that ends at a certain point, जो किसी निश्चित पॉइंट पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एंड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया आपका 0.2, 2.56 etc। इसके बाद बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। जो डेसिमल आपके टर्मिनेट हो जाए यानी ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद, जैसे इधर देखिए 0.2, इसके बाद ये ख़त्म हो गया है, 2.56 फिर ख़त्म हो गया है, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि द डेसिमल्स which digits repeat after decimal। the decimal which repeats after decimal, यानी कि वो डेसिमल्स जिनकी डिजिट जो होती है वो टर्मिनेट ना हो, जिनकी डिजिट टर्मिनेट ना हो। द डेसिमल विच डिजिट्स रिपीट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और नॉट टर्मिनेट, यानी खत्म नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए 0.3333 ऐसे इन्फिनिटी, ऐसे 0.6666। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रेकरिंग पार्ट, रेकरिंग, और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। तो पहले वाले को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग।
तो रेकरिंग का मतलब होता है कि जो डेसिमल पोर्शन है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट क्या हो, बार बार रिपीट करे। जो डेसिमल पार्ट हो वो रिपीट करे। अ पार्ट ऑफ डेसिमल, a part of decimal repeats indefinitely। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.14728, फिर 14728। तो यहाँ पे आप देखिए कि 14728 में 14728 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि रेकरिंग डेसिमल में हमने देखा कि डेसिमल का कुछ पार्ट, जो पार्ट होगा वो रिपीट करेगा इंडेफिनेटली। जैसे कि 0.14728 14728 में 14728 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन जो नॉन रेकरिंग वाला पोर्शन है इसमें कोई भी पार्ट जो है वो रिपीट नहीं करेगा। तो इसमें लिखेंगे नो पार्ट ऑफ डेसिमल रिपीट्स indefinitely। एग्जाम्पल के लिए जैसे पाई जो है, पाई की वैल्यू अगर देखी जाए तो 3.141592653 ऐसे करते करते ये क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी लेकिन रिपीट नहीं होगी। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द स्टडी चैनल, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।